हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? सब ठीक ठाक हैं, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे अपनी सीरीज कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो कि मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया था। दिसंबर और जनवरी में मैं आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स इनकम टैक्स के करवा चुका हूँ। अब हम लोग इनकम टैक्स को कंप्लीट करके जीएसटी की तरफ चलेंगे और जीएसटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। ऑल दिस इज रेलिवेंट फॉर योर अपकमिंग मे एग्जामिनेशन। और मेरे बेटा, हम लोग क्लास को स्टार्ट करें, सेशन को स्टार्ट करें, उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट अन अकेडमी के बिहाफ पे। अन अकेडमी ने अभी कुछ टाइम पहले एक बड़ा जबरदस्त फीचर स्टार्ट किया है, जिसका नाम है रेज हैंड। बेसिकली होता यह है कि जब आप अपनी वीडियो क्लासेस कर रहे हैं, अन अकेडमी पे लाइव क्लासेस कर रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते कई बार डाउट्स आते हैं। और अगर आप डाउट्स को टाइप करने लग जाएं, तो उस केस में टीचर अपने फ्लो में आगे निकल जाता है, आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। और टाइप करते करते आपका वो जो ड्यूरेशन है टाइपिंग का, उस टाइपिंग की ड्यूरेशन में अगेन जो टीचर ने पढ़ाया वो आपसे मिस हो जाता है। अब इसका इलाज बड़ा आसान सा है, और इसका प्रॉब्लम का इलाज ये है कि अब आप डायरेक्टली टीचर से रनिंग क्लास के अंदर, लाइव क्लास के अंदर बात कर सकते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है रेज हैंड के इस फीचर को इस्तेमाल करके। आपके पास एक बटन होगा रेज हैंड का, आप उसे क्लिक करेंगे तो एज ए टीचर हम सबके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे उस नोटिफिकेशन को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो आपका और हमारा लैपटॉप आपस में कनेक्ट कर जाता है, और कनेक्ट करके फिर हम दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं लाइव क्लास के अंदर। वी कैन टॉक इन द लाइव क्लास, बिल्कुल जैसे हम लोग टेलीफोन पे बात करते हैं। और बेटा, ऐसा करके डेफिनेटली आपका जो डाउट्स हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी गेम है। गेम ये है कि ये पॉसिबल सिर्फ तभी हो पाएगा जब आपके पास आइकॉनिक्स या प्लस सब्सक्रिप्शन हो। और मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूं कि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए। और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं तो आप मेरा कोड यूज कीजिए। मेरा कोड है CA जोहर, और एक और कोड भी है, दैट इज CA जोहर लाइव। तो आप दोनों में से जो सा कोड इस्तेमाल करना चाहें, आप दोनों में से कोई भी कोड इस्तेमाल कीजिए। और कोड इस्तेमाल करके आप डेफिनेटली अपना 10% का अमाउंट बचा सकते हैं। आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, एंड यू कैन स्टार्ट विद योर लाइव क्लासेस ऑन इंस्टेंट बेसिस। ये मेरी तरफ से एक बहुत छोटा सा अनाउंसमेंट था। आइए अब हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। एंड हियर इज दैट वीडियो फॉर यू पीपल। आई विश यू हैप्पी लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आइए देखते हैं MCQ नंबर 1 हमें क्या बता रहा है। मैं इसे इलाज कर देता हूं ताकि आप आराम से इसे देख सकें। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, MCQ नंबर 1 कहता है, where the karta of the Hindu unmarried family is absent, the ITR can be verified by any male member of the family. मेरे बेटा, ITR मेल मेंबर वेरीफाई करेगा ऐसा जरूरी तो नहीं है। ITR can be verified by any other adult member of the family. अगर आपको ध्यान हो, अभी मैंने आपको लिखवाया था, इट कैन बी वेरीफाइड बाय एनी अदर अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारी हो जाती है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। Mr. J is a resident of India and during the assessment year 21-22, that is previously 21-22, an interest of 1,88,000 rupees was credited to his non-resident external account. मैंने आपको एग्जेम्प्टेड इनकम का चैप्टर करवाया था कुछ दिन पहले। वहां पे मैंने आपको सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 4 करवाया था, और मैंने आपको बताया था कि नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट का पैसा 100% एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये 10(4) में जाके ये अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाता है। उसके बाद एग्जामिनर कह रहा है कि इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कुछ 30,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, और समवेयर अराउंड 3,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि आप उसकी ITR के बारे में बताइए। मेरे बेटा, यहां पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो उसका ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। इस वजह से उसको अपनी ITR फाइल नहीं करनी है। हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम चेक करते हैं, दैट इज टोटल इनकम में से 80C से लेके 80U के सारे डिडक्शन लेस करने के बाद वाली फिगर को हमेशा चेक करते हैं
ये देखने के लिए कि आईटीआर सबमिट करना है या फिर आईटीआर सबमिट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहा हूं मैं। एग्जामिनर कहता है आईटीआर ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म कुड बी वेरीफाइड बाय एनी पार्टनर। नहीं भाई, गलत बात है। इट हैज टू बी वेरीफाइड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर। इट हैज टू बी वेरीफाइड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर, और डेजिग्नेटेड पार्टनर के ना होने पे इट कैन बी वेरीफाइड बाय एनी अदर पार्टनर। तो आंसर है इसका फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहा हूं। कहता है आईटीआर ऑफ अ कंपनी वाज वेरीफाइड बाय कंपनी सेक्रेटरी, सच आईटीआर शैल बी ट्रीटेड एज। अगेन, अगर कंपनी की आईटीआर कोई और वेरीफाई कर रहा है, जबकि मैनेजिंग डायरेक्टर को वेरीफाई करना चाहिए था, और एमडी की जगह कोई और वेरीफाई कर रहा है, तब हम लोग उसको बोलेंगे कि वो जो आईटीआर है वो आईटीआर बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वो आईटीआर बन जाती है वॉइड आईटीआर। अच्छा, ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको कहा था लेटेस्ट अमेंडमेंट है, और मैंने आपको ये भी कहा था कि गवर्नमेंट ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकाला कि आईटीआर एलएलपी के केस में, कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर, डेजिग्नेटेड पार्टनर के अलावा और कौन वेरीफाई कर सकता है। उसका कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है। जब कभी भी उसका नोटिफिकेशन आएगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ द कंपनी के केस में आईटीआर कैन बी वेरीफाइड ओनली बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर इन हिज एब्सेंस बाय एनी अदर डायरेक्टर। कंपनी सेक्रेटरी नहीं कर सकता, हो सकता है कंपनी सेक्रेटरी को अलाउ कर दे, लेकिन अभी नहीं किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहा हूं मैं। बिलेटेड ITR can be filed by the SSC before the completion of assessment or before the completion of, या तो असेसमेंट कंप्लीट हो या असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो, दोनों में से कोई भी एक चीज कंप्लीट होगी तो आईटीआर आप सबमिट कर सकते हैं, बिलेटेड आईटीआर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जा रहा हूं मैं। इन केस ऑफ अ कंपनी इट्स आईटीआर कैन बी साइंड बाय, कंपनी के केस में आईटीआर कैन बी साइंड बाय, आईटीआर कौन साइन करेगा? एज ऑफ नाउ हमारे कानून में तो मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा हुआ है, लेकिन अमेंडमेंट हो चुका है। मैंने आपको बताया उसका नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक। हो सकता है जब नोटिफिकेशन आ जाए तो मैनेजिंग डायरेक्टर के अलावा कंपनी सेक्रेटरी या कोई मैनेजर या कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कोई चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को अलाउ कर दें आईटीआर साइन करने के लिए, लेकिन अभी वो नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अभी के लिए जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर, द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर ऑफ अ पार्टनर of the firm whose accounts are required to be audited is। मेरे बेटा, अगर पार्टनर की बात करें, पार्टनरशिप फर्म के अगर अकाउंट्स ऑडिट होना जरूरी है तो पार्टनर के लिए जो ड्यू डेट होगा दैट विल बी 31 ऑफ अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 अ कंपनी शैल हैव टू फाइल आईटीआर, कंपनी को अपनी आईटीआर सबमिट कब करनी होगी? A company will have to file ITR, point number A, when the total income does not exceed, गलत हो गया। When the total income does not exceed exemption limit, गलत। When the total income exceeds the maximum amount, ये भी गलत। When it suffers losses, ये भी गलत। In every case, irrespective of any level of income or the losses which has been earned by it। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जा रहा हूं। As per section 139 subsection 1, an individual shall file ITR if, एक इंडिविजुअल अपनी आईटीआर फाइल कब करेगा? जब टोटल इनकम 2.5 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है। आंसर इज नो, तीनों में से कुछ भी नहीं। जब उसकी टोटल इनकम बिफोर अलाउइंग डिडक्शन ऑफ 80C to 80U एंड बिफोर एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स एक्सीड्स 2.5 लाख रुपए, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 10। Mr. J dies on 15th of November 2020 and his total income till this date was 2,55,000 rupees. Thereafter, business of Mr. J was inherited by his son Mr. S and the total income from such business was 2,88,000 rupees. The son does not have any other income. In this case, the son, मेरे बेटा ध्यान से सुनना, हमने ये वाला पॉइंट किया था कि अगर इंडिविजुअल
अगर इंडिविजुअल किसी कारणवश अपनी आईटीआर साइन नहीं कर पाता है, फॉर एग्जाम्पल डेथ, मैंने आपको लिखवाया भी था, तो उसके जो लीगल हियर्स हैं, जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं या जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो आईटीआर साइन करेगा। इस केस में लीगल हेयर फैमिली मेंबर इसका बेटा है, जो क्वेश्चन की डिजाइनिंग लग रही है, इस वजह से फादर की डेथ पे फादर की इनकम के ऊपर टैक्स तो लगेगा, टैक्स की पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे की होगी। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, साथ साथ में इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि जो बेटा है वो दो अलग अलग आईटीआर सबमिट करेगा। एक आईटीआर वो अपने फादर के नाम पे सबमिट करेगा और दूसरी आईटीआर वो अपने नाम पे सबमिट करेगा। ही इज सपोज टू सबमिट 2 आईटीआर्स, नॉट सिंगल। ऐसा नहीं है कि दोनों को ऐड कर देगा, कंसोलिडेटेड एक ही रिटर्न सबमिट कर देगा। नो वे, ही हैज टू फाइल 2 सेपरेट आईटीआर्स। यहां पे लिखा भी हुआ है, ही हैज टू फाइल 2 सेपरेट आईटीआर्स, वन ऑन बिहाफ ऑफ हिज फादर एंड वन इन हिज ओन कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 11 पे जा रहे हैं। The last date of filing of ITR for the assessment of this is in case of a company SSC is, कंपनी के केस में जो लास्ट डेट है वो होगा 31 अक्टूबर का। इस साल से बदलाव आ गया है, पिछले साल तक 30 सितंबर हुआ करता था। क्वेश्चन 12, the last date of filing of ITR under 139(1) for the assessment year 21-22, that is previously 2021, in case of a non-corporate SSE who does not have income from business and profession. नॉन कॉर्पोरेट एसएससी का मतलब है नॉन कंपनी की बात हो रही है। नॉन कंपनी के केस में जहां पे बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं है, वहां पे इसका मतलब ऑडिट भी जरूरी नहीं है, और जहां पे ऑडिट जरूरी नहीं है वहां पे आप आईटीआर सबमिट करेंगे टिल 31 ऑफ जुलाई। क्वेश्चन 13 पे जा रहा हूं। द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर अंडर 139(1) फॉर द असेसमेंट 21-22 in case of a non-corporate SSE whose accounts are not required to be audited are, again non-corporate SSE है, accounts का audit नहीं होना है, ITR submission की last date will be 31st of July. 14th, the e-filing of ITR in case of a company and partnership firm whose accounts are liable to be audited by the SSE is, मेरे बेटा ध्यान रखिएगा, कंपनी के केस में और पार्टनरशिप फर्म के केस में ई फाइलिंग मैंडेटरी होता है। हालांकि ई फाइलिंग के प्रोविजन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप फिर भी अगर इसे करना चाहें कर दें, अगर आप इसे छोड़ देना चाहें तो आप छोड़ दें। ई फाइलिंग इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। क्वेश्चन 15 पे जा रहा हूं मैं। द फाइलिंग ऑफ आईटीआर ऑफ लॉस इन केस ऑफ अ पर्सन अदर देन अ कंपनी और अ फर्म इज, मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, अगर अदर देन कंपनी और फर्म की बात करें तो आईटीआर सबमिट होगा अगर उसको अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो मैंडेटरली सबमिट करना होगा। क्वेश्चन 16, इफ द एसएससी हैज टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस, आईटीआर ऑफ द लॉस मस्ट बी सबमिटेड। बिल्कुल ठीक बात है, अगर लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आईटीआर को सबमिट करना जरूरी होगा till the due date given under section 139 subsection 1, और यहां पे हमारे पास इसका आंसर भी यही होगा, it has to be filed on or before the due date given under section 139 subsection 1. Question 17, if there is a loss under house property, it will be allowed to be carry forwarded, in this case the SSC. हाउस प्रॉपर्टी लॉस की बात हो रही है। हाउस प्रॉपर्टी लॉस के केस में आपको अपनी आईटीआर ड्यू डेट तक सबमिट करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको आईटीआर सबमिट ही नहीं करना, यह भी गलत है। आप बिलेटेड आईटीआर सबमिट कर सकते हैं, आंसर इज यस। आईटीआर सबमिशन जरूरी है, लेकिन अगर आप बिलेटेड फाइल करते हैं तो भी आप लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बिलेटेड आईटीआर अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 कैन बी फाइल्ड एट एनी टाइम। आप बिलेटेड आईटीआर कभी भी सबमिट करना चाहे आप कभी भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले पहले या असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले पहले, विच एवर इज अर्लियर। या तो असेसमेंट कंप्लीट हो जाए या असेसमेंट ईयर खत्म हो जाए,
विच एवर इज अर्लियर, उससे पहले पहले आपको अपना आईटीआर सबमिट करना कंपल्सरी होगा। क्वेश्चन 19 एग्जामिनर कहता है द एसएससी could not file his ITR for the assessment year 21-22 that is previous year 2021 within the time allowed under 139(1). No assessment has been done so far। अगर अभी तक असेसमेंट नहीं हुई है तो फिर बिलेटेड आईटीआर सबमिट किया जा सकता है टिल 31st of March 2022। दैट इज एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। यहां पे लिख देता हूं मैं दैट इज एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। क्वेश्चन 20 पे जा रहा हूं मैं। एग्जामिनर कहता है फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 प्रीवियस ईयर 2021 द एसएससी हैज सफर्ड अ बिजनेस लॉस ऑफ 2.5 लाख रुपए। बिजनेस लॉस है 2.5 लाख का एंड हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज 1,80,000 रुपए। तो याद रखिएगा 2.5 लाख का लॉस है, 1,80,000 की इनकम है, सेटअप हो रहेगा हमारे पास अभी भी लॉस बचेगा 70,000 रुपए का। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है हिज ड्यू डेट ऑफ आईटीआर वाज 31st of July बट ही सबमिटेड आईटीआर ऑन 9th of September। तो 9 सितंबर को वो अपनी आईटीआर सबमिट कर रहा है, दैट इज वो बिलेटेड आईटीआर सबमिट कर रहा है। तो क्वेश्चन अराइजेस, ध्यान से पढ़ेगा, इन दिस केस एसएससी, मेरे बेटा ध्यान से समझना, इस केस में SSC shall be allowed to do set off of the current business loss to the extent of 1,80,000 रुपए, but shall not be allowed to carry forward the business loss of 70,000 रुपए। कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि उसने अपनी आईटीआर ड्यू डेट तक सबमिट नहीं किया है। क्वेश्चन 21 फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 प्रीवियस ईयर 2021 द एसएससी हैज सफर्ड अ लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू 1,20,000 रुपए। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 1,20,000 रुपए। कंटिन्यू करके लिखेगा हिज बिजनेस इनकम अंडर द सेम ईयर वॉज 50,000 रुपए। तो ठीक है, ऐसे सिचुएशन में 1,20,000 रुपए का लॉस था, 50,000 रुपए की इनकम है, तो दैट मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ 70,000 रुपए अभी भी। अब ये जो 70,000 का लॉस है, कौन से हेड का लॉस है? मेरे हिसाब से ये हाउस प्रॉपर्टी के हेड का लॉस है। आगे बढ़ते हैं, एग्जामिनर क्या कहता है द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर इज 31st of July बट ही सबमिटेड द आईटीआर ऑन 9th of September 2021। बेटा याद रखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इज ऑलवेज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्डेड इवन इफ यू हैव सबमिटेड आईटीआर आफ्टर द ड्यू डेट। क्वेश्चन 22 For the assessment year 21-22, the business income of the SSC before providing current year depreciation was 3 लाख रुपए, of current year depreciation of 30,000 रुपए was 2,40,000 रुपए। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 2,40,000 रुपए का और जो डेप्रिसिएशन है वो 3 लाख रुपए का है, और दोनों को एडजस्ट कर दें तो हमारे पास जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो है अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 60,000 रुपए का। एग्जामिनर क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेगा द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर वाज 30 सितंबर। अच्छा, यहाँ पे गलती से सितंबर लिखा हुआ है, आप इसे सितंबर की जगह अक्टूबर कर दीजिएगा, प्लीज मार्क इट एज 31st of October। तो ड्यू डेट इज 31st of October बट ही सबमिटेड द आईटीआर ऑन 15th of December, दैट इज बिलेटेड आईटीआर है। मेरे बेटा बिलेटेड आईटीआर की केस में अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो आप फिर भी सेट ऑफ कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। तो आंसर इज अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60,000 रुपए, बिल्कुल ठीक है। 23 फॉर द करंट असेसमेंट ईयर द बिजनेस लॉस ऑफ द एसएससी इज 1,40,000 रुपए एंड करंट ईयर डेप्रिसिएशन इज 1,40,000 रुपए। तो आपको जो बिजनेस का लॉस गिवन है वो है 1 लाख का और जो डेप्रिसिएशन गिवन है वो है 1,40,000 रुपए का। ये भी अनअब्जॉर्ब्ड है तो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। एग्जामिनर कहता है द एसएससी हैज टू फिनिश द आईटीआर, एसएससी हैज फिनिश द आईटीआर ऑन 15 दिसंबर ऑल्दो द ड्यू डेट वाज 30 सितंबर। अगेन एक काम करना, ड्यू डेट 30 सितंबर कट करके 31 अक्टूबर की लिख देना। ड्यू डेट 31 अक्टूबर की थी, सबमिट कर रहा है 15 दिसंबर को, देरी से सबमिट कर रहा है,
याद रखिएगा, अगर बिलेटेड आईटीआर है तो बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो फिर भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मेरा आंसर होगा सी, बिजनेस लॉस इज नॉट अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्डेड बट अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्डेड। क्वेश्चन 24. Mr. J finds some mistake in his ITR submitted by him on 5th of June for the assessment year, current assessment year. He wishes to revise the ITR. No assessment has been done so far. वो रिवाइज करना चाहता है और अभी तक कोई असेसमेंट भी नहीं हुआ है इस केस में, तो जो ITR वो सबमिट कर सकता है वो टिल एंड ऑफ असेसमेंट ईयर कर सकता है। तो माय आंसर विल बी 31 मार्च 2022। क्वेश्चन 25. Mr. J submitted या J Limited submitted the ITR for the assessment year 21-22 previous year 2021 on 5th of December 21 and find some mistake in ITR submitted by him. तो बिलेटेड ITR है, लेकिन बिलेटेड ITR को आप फिर भी रिवाइज कर सकते हैं टिल end of assessment year. Belated returns are also allowed to be revised. 26. The SSC has filed ITR without making any payment. The ITR so filed is, SSC ने अभी अपना टैक्स की पेमेंट नहीं करी है और उसने अपनी ITR सबमिट कर दिया है। मेरे बेटा, टैक्स की पेमेंट के बिना अगर आप अपनी ITR सबमिट कर देते हैं, टैक्स की पेमेंट के बिना अगर आप अपनी ITR सबमिट कर देते हैं तो वो डिफेक्टिव ITR की कैटेगरी में काउंट कर लिया जाता है। डिफेक्टिव ITR। 27. Every person being a company must file ITR. कंपनी के लिए ITR फाइल करना जरूरी है, इनकम हो या लॉसेस हो। 28. In case of every company या in case of every SSC, ITR shall be filed. ITR को फाइल करना होगा on or before the due date which is given under section 139 subsection 1 और 3 due dates वहां पे given है। Question 29. The ITR is required to be filed by every resident and ordinary resident हर ROR के लिए, अगर उसके पास कोई एसेट्स हैं इंडिया से बाहर, अगर उसके पास किसी बिजनेस एंटिटी में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इंडिया से बाहर, अगर उसके पास इंडिया से बाहर किसी साइनिंग अथॉरिटी, किसी अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी है, या फिर आइदर ऑफ द अबव। आंसर इज आइदर ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30. फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-2020, मिस्टर जे हैज इंकर्ड अ लॉस ऑफ 40,000 रुपए अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड फाइल्ड ITR ऑफ लॉस विद इन द ड्यू डेट। बिजनेस का लॉस है और उसने ड्यू डेट के अंदर अपनी रिटर्न सबमिट कर दी है पिछले साल असेसमेंट डेट 1920 में। ही अगेन हैज इंकर्ड अ लॉस ऑफ 50,000 रुपए ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर बट फॉर दिस ईयर ही डिड नॉट फाइल हिज ITR। इस साल उसने अपनी कोई ITR सबमिट नहीं करी है। तो मेरे बेटा ध्यान देना, असेसमेंट ईयर 1920 का कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, लेकिन असेसमेंट ईयर 21-22 का कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है क्योंकि उसने ITR टाइमली सबमिट नहीं करा। इसका मतलब 40,000 रुपए का कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा और इस साल का जो लॉस है उसका कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31. Mr. J has a total income of 4,90,000 rupees for the current assessment year. If the ITR is filed after the due date, then the late fees will be, मेरे बेटा 5 लाख से कम है। अगर टोटल इनकम 5 लाख से कम होती है तो लेट फीस का अमाउंट होता है 1,000 रुपए। आंसर इज 1,000 रुपीज। 32. Mr. J has a total income of 14,90,000 रुपए for the year and he has submitted and ITR is filed after the due date but before the December of the assessment year. The late fees imposed will be, मेरे बेटा अगर टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है और बिफोर अगर 31 दिसंबर आप कर रहे हैं तो लेट फीस 5,000 रुपये की अप्लाई होगी। दिसंबर के बाद करेंगे तो 10,000 रुपये की लेट फीस अप्लाई होगी। क्वेश्चन 33.
The late fees shall be imposed under section 234F if ITR is submitted after the due date under 139(1). Such amount of late fees can not be, मेरे बेटा आपको याद है लेट फीस का अमाउंट है या तो 1000 या 5000 या 10,000, लेकिन 2000 तो कोई लेट फीस है ही नहीं, तो लेट फीस कैन नॉट बी 2000 पे, द लेट फीस विल बी आदर 1000 या 5000 या 10,000। क्वेश्चन नंबर 34, द रिवाइज्ड आईटीआर सब्स्टिट्यूट्स डैश and shall be deemed to have been filled on the date on which the original ITR was filed। जो भी रिवाइज्ड आईटीआर है वो आपकी सब्स्टिट्यूट कर देगी आपने इससे पहले जितने रिटर्न सबमिट करी हैं, चाहे वो आपने ओरिजिनल सबमिट करी हो या रिवाइज्ड आईटीआर सबमिट करी हो। Every revised ITR substitutes the preceding ITR and the preceding ITR can be the original or it can be the revised ITR। 35 If the assessing officer considers ITR is defective, he may intimate the defect to the assessee and give him, याद रखिएगा उसको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, अगर वो 15 दिन में रेक्टिफाई नहीं करेगा तो void ab initio हो जाएगा। 36 During the assessment year, current assessment year, Mr. J has income under the head house property for 107 लाख रुपए। In this case, the last date of filing of ITR will be। कई बार स्टूडेंट्स अपसेट होते हैं, परेशान होते हैं इस क्वेश्चन को देख के। याद रखना यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम गिवन है 107 लाख रुपए। अगर यही बिजनेस इनकम गिवन होता तो बिजनेस के केस में तो हमें ऑडिट करवाना जरूरी होता, और ऑडिट करवाने की केस में ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर। लेकिन यहाँ पे बिजनेस की बात नहीं हो रही, हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, और क्योंकि यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रही है इस वजह से ड्यू डेट विल बी नॉट द अक्टूबर बट इट विल बी 31st ऑफ जुलाई। क्वेश्चन 37 ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर मिस्टर जे हैज अ बिजनेस टर्नओवर ऑफ 107 लाख रुपए। आगे ना वही बात जो भी मैं कर रहा था, क्योंकि बिजनेस टर्नओवर है तो ड्यू डेट विल बी 31st ऑफ अक्टूबर। 38 For the current assessment year, Mr. J and SSC shall be allowed to file belated ITR up to, belated ITR वो submit कर सकता है till the end of the assessment year, that is 31st of March 2022. 39 For the current assessment year, Mr. J has filed original ITR on 11th of November, whose due date was 31st of July. He can file the revised ITR latest up to the end of the assessment year, that is 31 March 2022, end of the assessment year. Question number 40. Mr. J, aged 38 years, has to file ITR if his total income is in excess of। मेरे बेटा ध्यान रखना, अगर उसकी टोटल इनकम इज इन एक्सेस ऑफ 2,50,000 रुपए, तो यहाँ पे भी टोटल इनकम का हमारा मतलब क्या है, यहाँ पे टोटल इनकम से हमारा मतलब है ग्रॉस टोटल इनकम। अगर उसकी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, दैट इज बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो फिर वो सबमिट करेगा अपनी आईटीआर। क्वेश्चन 41 फॉर फाइलिंग आईटीआर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस एंटिटीज इनकम टैक्स एक्ट 61 हैज प्रिस्क्राइब्ड। अलग अलग प्रकार की एंटिटीज के लिए आईटीआर के लिए कितने डेट्स हैं? 3 ड्यू डेट्स मेंशन की गई हैं, नवंबर, अक्टूबर एंड जुलाई। क्वेश्चन नंबर 42 रिवाइज्ड आईटीआर कैन बी फाइल्ड बाय, आप रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं टिल द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। क्वेश्चन नंबर 43 one is required to obtain PAN whose total sales turnover or the gross receipts are or likely to exceed dash in the year, 5 लाख रुपए in the year। तो याद रखिएगा आंसर इज ए। मैंने आपको लिखवाया था अगर किसी का बिजनेस है और उसका टर्नओवर 5 लाख क्रॉस हो रहा है, उसके पास पैन नहीं है, तो 31 मई तक उसे अपने पैन के लिए अप्लाई करना जरूरी होगा। 44 PGBP loss of the year for which ITR is filed after the due date dash, but PGBP loss of the earlier year for which ITR was filed within the due date dash। मेरे बेटा ड्यू डेट के बाद ITR सबमिट करोगे, नॉट अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्डेड,
और ड्यू डेट के अंदर अंदर अगर सबमिट करोगे तो बिजनेस का लॉस है, इट विल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्डेड। तो माय आंसर विल बी फॉर 44A। 45, What are the possible consequences of late filing of ITR? अगर आप ITR की लेट फाइलिंग कर रहे हैं तो what are the possible consequences? The both यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए consequences क्या हैं? The late fees has to be paid and the losses cannot be carried forwarded. तो both are the consequences. 46. Akash, who is 32 years of age, has a long-term capital gain on transfer of equity shares of 25,000 पे under section 112A and deduction of 80,000 पे under section 80C. He has to file ITR for the current assessment year only if the total income exceeds. अच्छा, अब ना ये वाला क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना होगा, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। एक बात को ये ध्यान रखिएगा कि हमारे लिए जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स हैं ग्रॉस टोटल इनकम की, जीटीआई की लिमिट्स हैं इंस्टेड ऑफ टोटल इनकम की लिमिट्स। तो अगर हमारा ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होगा तो आईटीआर सबमिट करना है। जो आपको यहाँ पे 25,000 रुपए का एलटीसीजी गिवन है, ये आप हमेशा पूरे का पूरा ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड करते हैं, डिडक्शंस तो वैसे इंक्लूड नहीं करते। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे को ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा करना है। चलो मान लेते हैं 1 मिनट के लिए 2.5 लाख ही करना है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। अगर मेरी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए है, क्योंकि डिडक्शन तो वैसे भी कंसिडर नहीं करते, अगर मेरी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए की है या 1 रुपया ज्यादा भी होगा तो फिर उस केस में मेरे को अपना आईटीआर सबमिट करना जरूरी होगा। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एलटीसीजी है 25,000 रुपए का, तो अब मेरे को यहां पे बैलेंस इनकम चाहिए होगी कम से कम 2,25,000 रुपए। अगर मेरी बैलेंस इनकम कम से कम 2,25,000 रुपए होगी तब मैं अपनी आईटीआर सबमिट करूंगा। हाँ, याद रखिएगा 2.5 लाख तक नहीं करना, 2.5 लाख से ज्यादा करना है। इस वजह से मेरे को 2.5 लाख से थोड़ा सा ज्यादा कमाना होगा। बट मेरे पास 25,000 रुपए है, मेरे को अभी 2,25,000 रुपए की और जरूरत है। इस वजह से मेरा आंसर यहाँ पे 2,25,000 रुपए आता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पूरे आंसर में कहीं पे 2,25,000 रुपए गिवन नहीं है, तो आप ए ऑप्शन को, क्योंकि पीछे आंसर ए दिया हुआ है, इस वजह से ए ऑप्शन को कट करके 2,25,000 रुपए लिख दीजिएगा। 25,000 है, 2.5 लाख 2,25,000 और आएगा, आईटीआर सबमिट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 47, As per section 139 subsection 1, filing of ITR is compulsory irrespective of profit earned or losses incurred in case of। irrespective of profit और losses वाली जो बात है ये कंपनी और पार्टनरशिप फर्म दोनों के लिए है। इस वजह से my answer is 47 का C, both of the above। 48, Mr. X has a total income of 7 lakh rupees for the assessment year 21-22, previous year 2021. He files his ITR for the current assessment year on 13th of January 2022. याद रखिएगा मेरे बेटा, टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है और ITR आप सबमिट कर रहे हैं आफ्टर 31st ऑफ दिसंबर। तो आपके ऊपर जो लेट फीस का अमाउंट होगा वो 10,000 रुपए की आपके ऊपर लेट फीस लगने वाली है। लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं। फाइलिंग ऑफ आईटीआर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट इज नेसेसरी टू डू द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। आंसर इज 100% ट्रू। एंड देन हु आर ऑथराइज्ड टू वेरीफाई द आईटीआर इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एचएफ के केस में कर्ता विल हैव टू वेरीफाई द आईटीआर। आप बस एक का आंसर चेंज कर लीजिएगा, 26 का आंसर बी की जगह सी होगा, ये जरूर मेंशन कर देना। और आइए मेरे बेटा, अब मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार मेरे साथ साथ में एग्जाम के क्वेश्चंस भी जरूर कर लें। एग्जाम के क्वेश्चंस जरूर कर लें, ये आपके लिए फायदे की बात रहेगी। एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उसको एक बार देख लेते हैं, उससे ये होगा कि आपके मन का थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी कि आज हमने जो इतनी मेहनत करी है वो सारी की सारी मेहनत हमारे काम की चीज है। तो ये पेज नंबर 258 के ऊपर आपको गिवन है आईटीआर का चैप्टर, और एग्जाम के क्वेश्चंस जो हैं, एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं
वो आपको यहां पे गिवन है, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन आया था नवंबर 2020 में, नवंबर 2020 में जबरदस्त क्वेश्चन था साहब, 9 नंबर का। नवंबर 2020 का जो पेपर है, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा उससे आप अपना स्टैंडर्ड ना मानिएगा। नवंबर 2020 वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफ। इतना मुश्किल पेपर मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, बट प्लीज डोंट कंसिडर दिस एज योर स्टैंडर्ड। ये मुश्किल है। लेट अस स्टार्ट। ध्यान से देखिएगा एग्जामिनर क्या कहता है। एग्जामिनर कहता है मिस्टर मुकेश वॉज बॉर्न ऑन 1 अप्रैल 1960। मुसीबत यहीं से शुरू हो गई। आपको याद है इनकम टैक्स कैलकुलेशन का चैप्टर मैंने आपको करवाया था। इनकम टैक्स कैलकुलेशन के चैप्टर में मैंने आपको ये बात बोली थी कि अगर किसी का जन्म 1 अप्रैल को हो रहा है तो उसका जो 60 इयर्स की एज है या 80 इयर्स की एज है वो 1 अप्रैल को पूरा होगा, ऐसा नहीं मानेंगे। इंस्टेड 31 मार्च को पूरा होगा, हम ऐसा मानेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें हम लोग, तो जो इसकी 60 इयर्स की एज है दैट विल बी कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2020। तो यहां पे 31 मार्च 2020 को ही विल बी कंप्लीटिंग द एज ऑफ 60 इयर्स। आगे चलते हैं, पेज नंबर है 258। आगे चलते हैं इसके अंदर। हाँ जी, he has furnished the original return for the assessment year 21-22 on 30th of July 2021. He has shown the taxable salary of 7,30,000 rupees and interest from savings account of 12,700 rupees and from fixed deposit account 43,000 rupees. मेरे बेटा, अगर ये सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन को 80 TTB का डिडक्शन मिलता है इंस्टेड ऑफ 80 TTA। क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है तो TTA अप्लाई ना करते हुए आपने अप्लाई करना है 80 TTB। आगे चलते हैं। एग्जामिनर कहता है ही हैज ऑल्सो क्लेम डिडक्शन ऑफ 80C 1,50,000 रुपए, ठीक है। ही हैज क्लेम डिडक्शन ऑफ 80D ऑफ 25,000 रुपए। ही हैज ऑल्सो क्लेम डिडक्शन अंडर 80 TTA ऑफ 10,000 रुपए। ये क्या हुआ? उसने 80 TTA क्लेम किया हुआ है 10,000 रुपए का, और वो मेडिकल इंश्योरेंस में क्लेम कर रहा है 25,000 रुपए। आगे चलते हैं। हिज एम्प्लॉयर हैड डिडक्टेड द प्रीमियम ऑफ deducted the TDS of 33,950 from the salary which was adjusted against his tax payable। तो एम्प्लॉयर का TDS की फिगर गिवन है। He has paid health insurance premium of 38,000 rupees by, तो 38,000 rupees by account pay check for self and wife and paid 1,500 rupees in cash for the health for health checkup and 4,000 पे check for preventive health checkup for his parents। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि उसने 80D के अंदर 25,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम किया जो कि गलत है। ऐसे ही 80 TTA के अंदर उसने 10,000 रुपए क्लेम किया है जो कि अगेन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है, और सीनियर सिटीजन के केस में 80D की लिमिट 25,000 ना होकर 50,000 होती है, और साथ साथ में 80 TTA का डिडक्शन नहीं मिलता, उससे 80 TTB का डिडक्शन मिलता है। और ये गलती उसकी इस वजह से हुई है क्योंकि उसका जन्म 1 अप्रैल का है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आगे देखिएगा। He has also paid a medical insurance premium of 33,000 rupees during the year to ensure the health of his mother, whose age is 80 years, and staying with his younger brother। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ जहां मर्जी रहती हो, अगर आपने माँ के लिए पैसा खर्च किया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। He further incurred a medical expenditure of 25,000 रुपए on his father, whose age is 81 years and who is staying with him। The father is not covered under medical insurance policy। ठीक है, पिताजी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं, लेकिन उनके मेडिकल के ऊपर पैसा खर्च किया, इस वजह से 80D का डिडक्शन मिल जाएगा। He seeks your advice about the possibility of revising the return। क्या इसको अपनी रिटर्न रिवाइज कर देनी चाहिए? मेरा आंसर है यस,
क्योंकि इसने गलतियां करी हैं, दो गलतियां हैं। पहली गलती 80 TTA की जगह से 80 TTB का डिडक्शन लेना चाहिए था, और दूसरा 80D के अंदर 25,000 रुपए का डिडक्शन ना होकर हायर डिडक्शन क्लेम करना चाहिए था। इन दो रीजन से इसको अपनी ITR रिवाइज करनी चाहिए। तीसरा, टैक्स लायबिलिटी भी हो सकता है। एंड इफ पॉसिबल फाइल हिज रिवाइज्ड ITR, एनालाइज द अबव नरेटेड फैक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। डज ही नीड टू रिवाइज द रिटर्न एंड फॉर व्हाट रीजन? क्या उसको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी चाहिए? मेरे ख्याल से आंसर इज यस। क्या रीजन है? तीन रीजन मैंने बता दिए। 80 TTA की जगह TTB, 80D में 25 की जगह 50, और साथ साथ में स्लैब रेट 1 की जगह स्लैब रेट नंबर 2 अप्लाई होगा यहां पे। प्लीज एडवाइज हिम सुटेबली एंड इफ नीडेड रिकम्प्यूट द इनकम एंड द टैक्स पेबल एंड द रिफंड ड्यू फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। तो आपको यहां पे इसका काम करना होगा, आपको दोबारा से इसकी ITR सबमिट करनी होगी। आइए मेरे बेटा, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, और बुक के अंदर कुछ करेक्शन है, वो करेक्शन मैं आपको बता दूंगा। करेक्शन आपने क्या करनी है। यस मिस्टर मुकेश, यस मिस्टर मुकेश मस्ट रिवाइज हिज ITR due to following three reasons. Point A, deduction of 80 TTB will be allowed instead of 80 TTA. B, deduction of 80D will be allowed as per higher limit of 50,000, as per the higher limit of 50,000 and not 25,000. Point C, tax should be calculated at slab 2 and not slab 1। तो इन तीन कारणों से आपको यहां पे रिवाइज कर देनी चाहिए ITR। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ITR को आपको रिवाइज करना है इन तीन मेन रीजंस की वजह से। तो एग्जामिनर ने आपसे रीजंस मांगे हैं, रीजंस हम लोगों ने यहां पे दिए हैं, आपको ITR रिवाइज कर देनी चाहिए ड्यू टू ऑल दीज थ्री रीजंस। साथ साथ में मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, साथ साथ में ध्यान रखिएगा, 50,000 के अलावा एडिशनल 50,000 का डिडक्शन और मिलेगा पेरेंट्स की वजह से। तो मैं एक काम करता हूं, 50,000 के आगे प्लस 50,000 रुपए लिख देता हूं, क्योंकि पेरेंट्स की वजह से और एक्स्ट्रा डिडक्शन भी मिल जाता है। पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब आप यहां पे कैलकुलेशन कर लीजिए, वर्किंग नोट में आ जाइए। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। आप 80D का पहले अलग से कैलकुलेशन कर लीजिए, 80D का आप अलग से कैलकुलेशन कर लीजिए। ये मुश्किल है, ये आसान नहीं है, बहुत सारी बातें इसके अंदर कवर होगी, ध्यान से कीजिएगा, बहुत सारी बातें हैं। पहली चीज, सेल्फ एंड वाइफ का 38,000 रुपए है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, दिया हुआ है। साथ साथ में प्रिवेंटिव वाला इसने पे किया है कैश में, प्रिवेंटिव वाला इसने पे किया है कैश में अपने लिए, तो 1,500 वो भी आ गया। तो खुद सीनियर सिटीजन है, इस वजह से 39,500 का डिडक्शन अपने लिए मिल जाएगा। इसके साथ साथ में मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, पेरेंट्स का अमाउंट जो है आप यहां पे ऐड करेंगे,
और पेरेंट्स के अंदर भी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मदर का अमाउंट दिया हुआ था 33,000 का, फादर का जो अमाउंट है वो दिया हुआ था 25,000 रुपीज का। और मेरे बच्चे इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना होगा जो प्रिवेंटिव वाला है वो टोटल 5,000 खर्च किया था, जिसमें से 1,500 रुपए तो आपने ऊपर अपने लिए ले लिया, तो बाकी का 3,500 रुपए आप पेरेंट्स के लिए और डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जब आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास अमाउंट कितना आ जाएगा, 33,000 प्लस 25,000 प्लस 3,500, 61,500 आएगा, जिसपे आप रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे 50,000 रुपए की। हम सबको पता है कि देर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आता है 89,500 रुपीज का। अब आपने कैलकुलेशन करनी है टोटल इनकम की। हेडिंग देंगे आप कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। आप टोटल इनकम भी कैलकुलेट करेंगे, टैक्स पेबल भी आप यहां पे कैलकुलेट करेंगे। सैलरी का अमाउंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, या शायद हमें दिया हुआ था 7,30,000 रुपीज का। हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, जीरो। बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम नहीं है, ये भी है जीरो। कैपिटल गेन्स की इनकम भी नहीं है, ये भी है जीरो। इनकम ऑफ अदर सोर्सेज में सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट हमें गिवन है, सेविंग्स अकाउंट का अमाउंट है 12,700 और फिक्स डिपॉजिट्स का अमाउंट हमें गिवन है इंटरेस्ट का 43,000 रुपीज का। जब आप इन सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम का अमाउंट आ जाएगा। जरा मैं भी कैलकुलेट करता हूं, आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए। 730 प्लस 12,700 प्लस 43,000 ऐड करने के बाद हमारे पास आता है 785,700। आपने यहां से 80C का 1,50,000 रुपए का डिडक्शन देना है। आपने 80D के अंदर 89,500 का डिडक्शन देना है, जैसे मैंने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था। और साथ साथ में आपने 80TTB में 50,000 रुपए का डिडक्शन और देना है। तो आपके पास इस प्रकार से टोटल इनकम आ जाएगा। कितने का आएगा टोटल इनकम, लेस करके देखिएगा। ये जो टोटल इनकम का अमाउंट है, ये टोटल इनकम का अमाउंट आएगा 496,200। टोटल इनकम इज 496,200। जब आप इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे एट स्लैब 2, तो टैक्स का अमाउंट कितना आएगा, टैक्स का अमाउंट आएगा 3 लाख में माइनस करने के बाद 196,200 बचा, उसका 5% इज 9810। 9810 का आप रिबेट दे देंगे, 9810 का आप रिबेट दे देंगे अंडर सेक्शन 87A 9810। आपके पास जो टैक्स का अमाउंट आएगा दैट विल बी 0। अब आपका ये जो टैक्स का अमाउंट है, इस टैक्स के अमाउंट में से आपने लेस करना है, अमाउंट किस चीज का, आपने लेस करना है रिफंड का अमाउंट। रिफंड का अमाउंट लेस करेंगे, आपके पास रिफंड का अमाउंट लेस करेंगे तो आपके पास इनफैक्ट जो टीडीएस का अमाउंट है वो लेस करेंगे, रिफंड नहीं, टीडीएस का अमाउंट लेस करेंगे तो आपके पास रिफंड का अमाउंट आ जाएगा। दिस विल बी अलाउड एज रिफंड, टैक्स रिफंड। 33,950 का टैक्स रिफंड का अमाउंट बन जाता है। तो ये आपके पास आंसर है। बुक के अंदर मेरे ख्याल से ना कुछ कैलकुलेशंस अलग तरीके से दी हुई हैं, आप एक बार उनको देख लीजिएगा, रेक्टिफाई कर लीजिएगा। बट मैं फिर से आपको ये बात बोल रहा हूं, दिस इज नॉट द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। एक्चुअली जो आपको फेस करना होगा, आपको लेवल ऑफ एग्जामिनेशन ये नहीं फेस करना। नवंबर 2020 वाज एक्सेप्शनल टाइम, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। देन आप इसके पीछे वाले क्वेश्चन देखिएगा। नवंबर 2020 का ही एक और क्वेश्चन था, 4 नंबर का। एग्जामिनर कहता है स्टेट द कंडीशंस व्हेन अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फिनिश ITR in the prescribed form and the manner or the due date of ITR, even if the such person is not otherwise required to furnish the return. Even if such person is not required to furnish the return. तो बेसिकली एग्जामिनर यहां से आपसे एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया और फॉरेन एसेट क्राइटेरिया पूछ रहा है कि जहां पे इनकम
एग्जामिशन लिमिट से कम है फिर भी आपको अपनी आईटीआर सबमिट करनी है, वो वाले केसेस बता दीजिए। तो आपने वो सारे केसेस बताने हैं 4 नंबर में। नवंबर 2019 में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। एग्जामिनर कहता है elaborate the conditions the non fulfillment of which would render a return of income filed by the SSC not maintaining regular books of accounts as defective। आपकी रिटर्न डिफेक्टिव कब बनेगी, आपने ये बताना है अगर एसएससी रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा है तो उससे रिलेटेड यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, आप इसको देखिएगा। कोई इस पर डाउट्स हो तो आप मेरे से इसके बारे में पूछ सकते हैं। फिर एग्जामिनर ने नवंबर 2019 में एक और क्वेश्चन पूछा था 3 नंबर का। एग्जामिनर कहता है कि आप ब्रीफ रीजंस के साथ बताइएगा। पहला पॉइंट, डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट रिटर्न अंडर सेक्शन 139। अच्छा, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन विद ब्रीफ रीजन वेदर द रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी रिवाइज्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 इन द फॉलोइंग केसेस। क्या आप आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं या आप आईटीआर को रिवाइज नहीं कर सकते हैं, आपसे ये बात यहां पे पूछी जा रही है। तो पहला पॉइंट क्या है, डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट रिटर्न विच इज फाइल्ड अंडर 139(1), अगर आपकी डिफेक्टिव रिटर्न है क्या आप रिवाइज कर सकते हैं, क्या आप उसे रिवाइज कर सकते हैं? आंसर इज बिग नो। आप अपनी मर्जी से अगर पहले डिफेक्टिव रिटर्न सबमिट कर दें, डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आपके पास आ जाए और उसके बाद आप कहें जी मैं तो रिवाइज कर देता हूं, वो अलाउड नहीं है। आप सिर्फ डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं लेकिन आईटीआर दोबारा से आप सबमिट नहीं कर सकते। दूसरा, रिटर्न ऑलरेडी रिवाइज, अगर रिटर्न ऑलरेडी रिवाइज हो चुकी है तो दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। आंसर इज यस। रिटर्न ऑफ लॉस जो आपने फाइल किया है, लॉस की रिटर्न आपने सबमिट करी है, क्या उसे रिवाइज कर सकते हैं? अगेन माय आंसर इज यस, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। मई 2019 में 4 नंबर का क्वेश्चन था। एग्जामिनर पूछता है 4 नंबर में डिस्कस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139A सब सेक्शन 1 which provides a person who are compulsorily required to apply for the allotment of PAN with the assessing officer। कौन कौन से केसेस में आपको पैन के लिए एप्लीकेशन देना जरूरी है ये बताइए। और उससे रिलेटेड हमने बात करा था कि अगर किसी की टोटल इनकम है एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा है 31 मई तक, अगर कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहा है, टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा है तो बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और इसके अलावा मैंने आपको सारे पॉइंट्स लिखवाए थे। मई 2019 में एक क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द फीस फॉर डिफॉल्ट in filing of return of income। what is the fees in case of default? डिफॉल्ट के केस में क्या आप फीस पे करते हैं? सेक्शन 224F में एग्जामिनर ने पूछा था, तो आप इसका भी जवाब आराम से दे सकते हैं। टेबलर फॉर्म में करना चाहे वैसे कर लेना, थ्योरेटिकली करना चाहे वैसे कर लेना। मई 2019 में क्वेश्चन था 2 नंबर का। एग्जामिनर कहता है टू whom the provision of 139AA दैट इज आधार वाला सेक्शन है ऑफ कोटिंग ऑफ आधार डू नॉट अप्लाई। किसके लिए अप्लाई नहीं होता? याद करो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था, जो लोग मेघालय में, जम्मू कश्मीर में, असम में रहते हैं उनके लिए अप्लाई नहीं होता। जो नॉन सिटीजन हैं या जो नॉन रेसिडेंट हैं या जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है उनके लिए ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। फिर नवंबर 2018 में 4 नंबर का क्वेश्चन था जहां पे एग्जामिनर कह रहा था कि सेक्शन 234F में डिले इन फाइलिंग ऑफ आईटीआर, उसके प्रोविजंस बता दीजिए। तो हमने अगर ने उसके प्रोविजन बताए, इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो क्या होगा, इनकम 5 लाख से कम है तो क्या होगा। देन एग्जामिनर ने यहां पे पूछा इफ एसएससी फेल्स टू फाइल द आईटीआर फॉर द करंट ईयर कैन ही फाइल द आईटीआर ऑफ दिस, इफ यस देन व्हाट इज द लास्ट डेट टू फाइल आईटीआर। दैट मीन्स अगर वो आईटीआर सबमिट नहीं कर पाता है तो क्या वो बाद में अपनी आईटीआर सबमिट कर सकता है? बिलेटेड आईटीआर के बारे में एग्जामिनर पूछ रहा है तो आप आराम से बिलेटेड आईटीआर का जवाब दे सकते हैं। फिर एग्जामिनर ने पूछा व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर। अगर आप आईटीआर को ड्यू डेट तक सबमिट नहीं करते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस में याद रखिएगा इस बार का नया कॉन्सिक्वेंस है कि सेक्शन 115BAC का जो ऑप्शनल या कंसेशनल मेथड है, टैक्स रेट है,
आप उसको भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। फिर मई 2018 में क्वेश्चन था, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विद रिगार्ड टू द कोटिंग ऑफ आधार। मेरे ख्याल से आप आधार की कोटिंग के बारे में सारी बातें बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अरे वाह, एक क्वेश्चन ये वाला बड़ा अच्छा आया, ध्यान से देखिएगा। एग्जामिनर कह रहा है मई 2018 में कि आप डिस्कस करो पैन सबमिट करना जरूरी है, मैंडेटरी है या नहीं है। पॉइंट ए, मिस्टर ए मेक्स अ कैश पेमेंट टू द होटल रेडिसन ब्लू अहमदाबाद फॉर 50,000 रुपए अंगेज द बिल रेज फॉर द होटल। 50,000 से ज्यादा होगा तो पैन देना जरूरी है, 50,000 तक की पैन की जरूरत नहीं है। अभिषेक इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1,20,000 रुपए फॉर सेल एंड परचेज ऑफ इक्विटी शेयर्स। सिक्योरिटीज 1 लाख से ज्यादा हो तो पैन देना जरूरी है, तो यहां पे नहीं है, यहां पे है। एंड देन म्यूचुअल फंड में 70,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, यहां पे अगेन आपके लिए म्यूचुअल फंड के लिए लिमिट 50,000 रुपए की होती है, तो यहां पे अगेन आपको पैन मेंशन करना जरूरी होगा। फिर एग्जामिनर ने कहा कि आप एक्सप्लेन कीजिएगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेक्शन 140A में। बड़ा आसान है, मैंने आपको पहले भी करवाया था, एडवांस टैक्स में ये बात करवाई थी कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिए और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके एडवांस टैक्स, TDS, TCS सब कुछ लेस कर दीजिए और जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो चेक कर लीजिएगा। अगर वो अमाउंट 10,000 रुपए से कम आ रहा है तो आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना होगा, दैट मींस लंप सम पेमेंट करना होगा बिफोर फाइलिंग ऑफ योर ITR। एंड लास्ट वन, एग्जामिनर कह रहा है गिव द 3 सिचुएशंस व्हेन ITR हैज टू बी फाइल्ड कंपल्सरली। आप ITR कंपल्सरली फाइल कब करेंगे उसके बारे में 3 सिचुएशन बता दीजिए, जो कि मेरे ख्याल से आप आराम से कर सकते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन देखते हैं और छुट्टी करेंगे। फिर मई 2018 का 3 नंबर का क्वेश्चन था कि आप लेट फीस के बारे में बता दीजिए। सेक्शन 234F की लेट फीस है जो कि आप आराम से बता सकते हैं। मई 2018 में 4 नंबर का क्वेश्चन था, एग्जामिनर पूछता है पर्टेनिंग टू द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन व्हाट इज अ मिनिमम अमाउंट फॉर विच कोटिंग ऑफ पैन इज रिक्वायर्ड। सेल एंड परचेज ऑफ कार, नो अमाउंट इज गिवन, नो मिनिमम अमाउंट। For every sale purchase of car, you need to submit your PAN. Payment to hotel and restaurant 50,000 रुपए की लिमिट है। पेमेंट फॉर कनेक्शन टू फॉरेन ट्रेवल 2 लाख की लिमिट है। RBI बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, 50,000 की लिमिट है। डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं, 50,000 की लिमिट है। लाइफ इंश्योरेंस में 50,000 की लिमिट है। और उसके बाद वो सेल परचेज ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए की लिमिट है। एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में 10 लाख की लिमिट है। ये सारी लिमिट्स मैंने आप लोगों को बुक के अंदर भी लिख के दी हुई हैं। अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो भी आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा, कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो हियर एट लास्ट वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ ITR। आप लोग इसको जरूर कीजिएगा, छोड़ के नहीं जाना, करके जाना है। आपने देखा है एग्जाम में फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है क्वेश्चंस की, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस चैप्टर को छोड़ना। आज के लिए यहां तक, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। आई विल वेट फॉर योर डाउट्स, आई विल वेट फॉर योर कॉल्स टिल द टाइम। बाय बाय।